हाँ जी बच्चे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? ठीक हैं? चलिए, तो आपके कुछ डाउट्स आए थे। हम पहले तो उन डाउट्स को क्लियर करते हैं और उसके बाद एक सेकेंड, हमारे कुछ डाउट्स आए थे। सबसे पहले डाउट्स को क्लियर करते हैं और उसके बाद हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक मतलब ये जो चैप्टर अभी पेंडिंग में रह गया वो वाला। तो रजी, मैंने आपको बोला था 23 से लेकर 32 तक क्वेश्चंस कर लेना। जो जो भी डाउट होंगे आप मेरे से ले लेना। तो आपका एक डाउट में आया क्वेश्चन नंबर 24 है और मेरे पास आपका डाउट में आया क्वेश्चन नंबर 31। 24 और 31 में दोनों अभी करवा देता हूँ। उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इलस्ट्रेशंस को सॉल्व करना है जो चैप्टर के आगे वाली है। मतलब कि इलस्ट्रेशन नंबर 10-11 से जो स्टार्ट हो जाती है, 10-11 से स्टार्ट होगी 21-22 तक जो इलस्ट्रेशंस जाती हैं, फिर हमने वो वाली डिस्कस करनी है। लेकिन उससे पहले हम डाउट लेते हैं। डाउट में था आपका क्वेश्चन नंबर 31 एंड 24। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। 31 क्वेश्चन आपको क्या है? चलिए 2 मिनट क्वेश्चन रीड करते हैं। एक कहते हैं ओमेगा कॉर्पोरेशन है, वो कंप्यूटर्स को सेल करती है हायर परचेज के ऊपर, और हायर परचेज का जो रेट है वो क्वेश्चन में क्या बोला? CPPSP। CPPSP का मतलब क्या? इसमें से 100 जो है वो कॉस्ट प्राइस को लेना पड़ेगा, 25 और 125 आपकी सेलिंग प्राइस है। मतलब कि आप हायर परचेज जो है 125 रुपए के हिसाब से करते हो। टर्म्स ऑफ द सेल 10,000, जब भी सेल होती है, जब भी कोई सेल होती है 10,000 तो इमीडिएटली मिल जाता है एंड बाकी की इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी मेरे ख्याल से। हाँ जी, बाकी जो है 8 इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 5,000 ईच, 8 into 5,000, तो 40,000 की तो इंस्टॉलमेंट्स बन जाएगी, 10,000 की डाउन पेमेंट हो जाती है। मतलब कि टोटल मैं 50,000 रुपए में सेल करता हूँ। ठीक है सर, ये भी बात समझ आ गई। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट। ये एक सेकेंड, तो हमने क्या बनाना है? हमने बनाना है हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है हमने। चलिए कोई दिक्कत नहीं, हायर परचेज ट्रेडिंग अकाउंट बन जाएगा। During 2016, नहीं, on 1st Jan 2016, last installments on 30 computers was outstanding that were not due up to the end of previous year. ठीक है, ये पिछले साल की कुछ इंस्टॉलमेंट्स हैं जो आपकी ड्यू हो रखी हैं, जो आपको रिसीव नहीं हुई। मतलब कि इसको मैं बोल सकता हूं हायर परचेज स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस, क्योंकि ये वो इंस्टॉलमेंट्स है जो पिछले साल अभी तक ड्यू ही नहीं हुई थी। अगर पिछले साल ड्यू नहीं हुई थी तो पिछले साल हायर परचेज का क्लोजिंग बैलेंस आगे होगा। तो अगर पिछले साल हायर परचेज स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है तो इस साल हायर परचेज स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस है। और आप सबको एक चीज पता है, सबको एक चीज मालूम है। क्या चीज मालूम है? कि हम लोग जब ये वाला फॉर्मेट करते हैं तो ओपनिंग हायर परचेज स्टॉक का एक ही ट्रीटमेंट होता है जो इधर आएगा, क्योंकि ओपनिंग हायर परचेज स्टॉक होता है ना जो, वो डबल इफेक्ट नहीं होता। हम लोगों ने हायर परचेज ट्रेडिंग के क्वेश्चन में कौन कौन सी चीजें डिलीट करनी है, हमने वो सारी चीजें डिलीट करनी है जिसका डबल इफेक्ट होता है। तो ये तो ओपनिंग स्टॉक है, ओपनिंग हायर परचेज स्टॉक है, इसको हम लोग कंसीडर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इंस्टॉलमेंट्स ड्यू बट नॉट कलेक्टेड, इंस्टॉलमेंट्स ड्यू तो होगी। अच्छा, ये जो डेटा दिया हुआ है 31 मार्च का दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर 250 कंप्यूटर्स आपने सेल करे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसमें से दो अपना इंस्टॉलमेंट्स ड्यू बट नॉट कलेक्टेड, ड्यू तो होगी बट कलेक्ट नहीं हुई अभी तक। मतलब कि हायर परचेज डेटर्स के बारे में इसने इस लाइन के बारे में बहुत बता दिया आपको। उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स नॉट येट ड्यू, दिस इज योर हायर परचेज, दिस इज योर हायर परचेज स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस। मतलब कि ये वो इंस्टॉलमेंट्स है जो अभी तक ड्यू ही नहीं हुई। ओके सर, ये भी बात समझ आ गई। 2 कंप्यूटर्स हैं जिनके ऊपर 6 इंस्टॉलमेंट ड्यू हो रखे हैं और उसको रिपोजेस कर दिया। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को। अच्छा, कुछ और रहता नहीं है? ठीक है, अब क्वेश्चन ने क्या बोला, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन आपको बता रहा है कि सबसे पहले क्वेश्चन ने आपको बताया है 30 कंप्यूटर्स का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है। मतलब कि जिनकी अभी भी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू नहीं हुई
पिछले साल की क्लोजिंग डेट पे, मतलब कि इस साल वो ओपनिंग बैलेंस होगा, जिसको लिख सकता हूं टू बैलेंस ब्रॉट डाउन ब्रैकेट में व्हाट एचपी स्टॉक। तो कितने कंप्यूटर्स के बारे में बोला उसने, कहता लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 30 कंप्यूटर्स। तो एक इंस्टॉलमेंट कितने की है, 5000 की आपके क्वेश्चन में। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट मतलब कि एक ही इंस्टॉलमेंट थी जो अभी लेने वाली बाकी थी, तो मतलब कि 30 कंप्यूटर्स के ऊपर है, तो 30 कंप्यूटर्स के ऊपर लास्ट इंस्टॉलमेंट, एक इंस्टॉलमेंट 5000 की होती है, टोटल 1,50,000। दिस इज योर ओपनिंग हायर परचेज स्टॉक। मतलब कि ये वो स्टॉक है, बड़ा तो कस्टमर फिगर हुआ है बट अभी तक हम लोगों को रिसीव नहीं हुआ, 1,50,000। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, उसके बाद इसका स्टॉक रिजर्व निकालना है, स्टॉक रिजर्व बाय स्टॉक रिजर्व, मतलब कि इसके ऊपर जो प्रॉफिट है। तो होता है ना जब हम लोग हायर परचेज स्टॉक का खाता बनाते हैं, उसका प्रॉफिट एचपी एडजस्टमेंट में डालते हैं, तो एचपी एडजस्टमेंट में उसका प्रॉफिट डाल रहा हूं। तो कितना पोर्शन, अब ध्यान से सुनना, 1,50,000 तो आपकी सेलिंग प्राइस है और इक्वेशन के अकॉर्डिंगली सेलिंग प्राइस 125 के बराबर है, मुझे 25 की वैल्यू चाहिए, तो 30,000 रुपीस का स्टॉक रिजर्व आ जाए। आपको इक्वेशन बताइए है 125 जो भी एचपी स्टॉक होता है वो हमेशा सेलिंग प्राइस के ऊपर होता है। ये सर हमें समझ में आ गया। ड्यूरिंग द ईयर मैंने 240 कंप्यूटर सेल करे, ड्यूरिंग द ईयर मैंने 240 कंप्यूटर सेल करे बाय कैश। आपको पता 240 कंप्यूटर के ऊपर 10,000 रुपया तो उसी टाइम आ गया होगा, प्लस 10,000। सर आपको कैसे पता चला कि 10,000 उसी टाइम आ गया होगा? मैंने कहा हाँ 10,000 तो उसी टाइम आ गया होगा। क्यों? जब मैंने 240 कंप्यूटर सेल करे तो एक कंप्यूटर की डाउन पेमेंट 10,000 रुपये होती है, तो 240 रुपए की डाउन पेमेंट कितनी हुई होगी? अच्छा सर सबसे पहले सेल करके दिखाओ, आप सेल कैसे करोगे? मैंने कहा ये टू गुड्स सोल्ड, जब मैं गुड्स सेल करूंगा 240 कंप्यूटर सेल करें और एक कंप्यूटर 50,000 रुपए का है। एक कंप्यूटर कितने रुपए का है? 50,000 रुपए का है। इसकी हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, 240 इंटू 50, 12 लाख रुपए। तो राजा थोड़ा थोड़ा अपने अपने माइंड में सेट करते थे चीजें। जब भी मैं कोई भी चीज सेल करता हूं तो एचपी स्टॉक की डेबिट साइड पे आ जाता है ना, और उसका कुछ पोर्शन एचपी कुछ पोर्शन शॉप स्टॉक में जाता होता है और कुछ पोर्शन एचपी एडजस्टमेंट में जाता होता है। तो ये 12 लाख का जो कुछ पोर्शन है स्टॉक रिजर्व वाला बाय गुड्स सोल्ड, उसका प्रॉफिट इधर रख देते हैं। 12 लाख के ऊपर 25/125, $2,80,000 मेरे ख्याल से, चेक कर लेते हैं मुझे। रजनी ये ना 12 करोड़ बन रहा है, 1 करोड़ 20 लाख बन रहा है, 12 लाख नहीं बन रहा, 1 करोड़ 20 लाख। चलिए इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। डिवाइडेड बाय 125 मल्टीप्लाई बाय 25, बिल्कुल 24 लाख है ना, 24 लाख बिल्कुल। राजे वो चीज है जब हम लोग कोई भी स्टॉक सेल करते हैं, समझ में आ रहा है ना आपको? मैं थोड़ा सा टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ ना आपसे, तो ज्यादा समझा नहीं रहा हूँ, जस्ट चीजें को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये सारा कुछ है। जब मैं ध्यान से देखूं, ये शॉप स्टॉक है, यहां से कुछ सेल होके एचपी स्टॉक में, एचपी स्टॉक में आते हैं, इसका कुछ पोर्शन शॉप स्टॉक में जाता होता है और कुछ पोर्शन एचपी एडजस्टमेंट में जाता होता है। शॉप स्टॉक हमने बनाना नहीं है, उसकी बात कर नहीं रहे, तो मतलब कि ये जो सेल हुई है इसका तो सिंगल इफेक्ट होता है, वो मैंने ये डाल दिया, इसका कुछ इफेक्ट जो इधर आया है उसको मैंने इधर डाल दिया। शॉप स्टॉक की कहीं पे भी कोई बात नहीं करनी होती हमने इस टॉपिक में। उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स ड्यू बट नॉट रिसीव, व्हाट इज दिस? दिस इज योर क्लोजिंग डेटर्स, सीडी ब्रैकेट में लिख देना क्लोजिंग डेटर्स, क्लोजिंग बैलेंसेस ऑफ डेटर्स। मतलब कि कुछ इंस्टॉलमेंट्स ड्यू तो होगी बट आपको रिसीव नहीं हुई। 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑन 2 कंप्यूटर्स, 2 इंस्टॉलमेंट्स ऑन 2 कंप्यूटर, 5,000। 5,000 की एक इंस्टॉलमेंट है तो 2 इंस्टॉलमेंट 10,000 की और 2 कंप्यूटर्स के ऊपर है, प्लस
आगे क्या बोला उसने, लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 6 कंप्यूटर। लास्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब क्या होता है, एक कंप्यूटर और उसके ऊपर 6 कंप्यूटर्स हैं, 5,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट, इनको प्लस करें 30,000 और 20,000। 30,000 और 20,000 मेरे ख्याल से क्लोजिंग डेटर्स जो हैं वो 50,000 रुपए के बन जाएंगे। ठीक है सर, ये बात समझ आ गई। उसके बाद installments not yet due, what is this? This is your closing stock of HP debtors, HP stock का closing balance है। तो वो कितना है, 8 installments on 50 computers, 8 into 50 और 8 installment 5,000 रुपए की होती है, एंड वन अपना 6 installments on 30, 6 into 30 into 5,000 रुपए की एक इंस्टॉलमेंट होती है, प्लस इंस्टॉलमेंट ऑन लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 20 है, 20 नहीं मेरे ख्याल से 20 है, लास्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 20 कंप्यूटर्स। तो लास्ट का मतलब एक ही इंस्टॉलमेंट, कितने कंप्यूटर्स 20, एक इंस्टॉलमेंट कितने की होती है 5,000 रुपए की। दिस इज योर हायर परचेज स्टॉक, मतलब कि ये वो स्टॉक है जो है तो हमारा लेकिन कस्टमर के घर पड़ा। 8 into 50 into 5,000, 20 लाख ये बन गया, 6 into 30 into 5,000, 9 लाख ये बन गया, 29 लाख, 30 लाख, टोटल वैल्यू आ गई 30 लाख। अभी सुनना मेरी बात को, अब 30 लाख तो आपका क्लोजिंग सेलिंग प्राइस के ऊपर होगा ना एचपी स्टॉक, तो इसका स्टॉक रिजर्व इधर डालो। अब जो 30 लाख है ये तो पक्का सेलिंग प्राइस के ऊपर ही है, तो उसका जो रिजर्व है उसको निकालो 1/5, तो 6 लाख रुपीस। ओके, ये भी बात हमें समझ में आ गई। बच्चे जी वो रहा है इस क्वेश्चन में तो और कुछ है ही नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और तो कुछ पेंडिंग है, हाँ एक छोटी सी चीज पेंडिंग है। आप ना इस क्वेश्चन में एचपी डेटर्स का खाता बनाओ वर्किंग, क्योंकि एक चीज मिसिंग है क्वेश्चन। आपको ड्यूरिंग द ईयर डेटर से कुछ पैसा रिसीव हुआ है, और जो भी आपको पैसा रिसीव होता है, जितना भी पैसा आपको रिसीव होता है वो एचपी डेटर में बाय कैश के नाम से जाता है, और जो कि मुझे बाय कैश के नाम से सिर्फ एक अमाउंट गिवन है, उसको मैंने प्लस करके यहाँ पे पेंडिंग में रखा हुआ है। ये कौन सी अमाउंट गिवन है, मैंने ड्यूरिंग द ईयर 240 कंप्यूटर सेल करे थे ना, सुनते रहना, ड्यूरिंग द ईयर मैंने 240 कंप्यूटर सेल करे थे, बोलो हाँ या ना, यस सर। 240 में से 240 इंटू 10,000 रुपए, ये तो आपको डाउन पेमेंट आ जानी थी, बोलो हाँ या ना, यस सर, बिल्कुल सही बात आपकी। उसके बाद कुछ आपको डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, ठीक है, डेटर्स का आपको क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अच्छा 2 मिनट के लिए इसको ऐसा भी कर सकते हैं, डेटर्स का बेसिकली हम लोगों को खाता बनाना है, तो कितनी इंस्टॉलमेंट्स ड्यू हुई और ड्यू होके डेटर्स में आई, सबसे पहले तो ये फाइंड आउट करा रहे हैं। फाइंड आउट कर, मुझे तो पता है कैसे करना है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा इजीली समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं अगर आपको इजी तरीके से समझाऊं तो मैं आपको क्या बता सकता हूँ इसमें। चलो मैं आपके लिए एक काम करता हूँ, वर्किंग में ना दोनों खाते बनाता हूँ, वर्किंग में दोनों के दोनों खाते बना देता हूँ, सुनते रहना मेरी बात को। दिस इज योर एचपी स्टॉक अकाउंट, दिस इज योर HP डेटर्स। एक आपका HP स्टॉक अकाउंट बन गया और एक आपका HP डेटर्स अकाउंट बन गया। HP स्टॉक का अगर मैं ओपनिंग बैलेंस की बात करूं तो 1,50,000 ओपनिंग बैलेंस है। ड्यूरिंग द ईयर मैंने 1,20,00,000 रुपए का सामान सेल कर दिया, और उसके बाद जो HP स्टॉक का क्लोजिंग बैलेंस है वो 30 लाख रुपए क्लोजिंग बैलेंस। अब इसका मतलब इतना मेरा ओपनिंग बैलेंस है, इतना सेल करा, इतना मेरा बच गया, तो बाकी जो बैलेंस है
वो एचपी स्टॉक से ड्यू होके एचपी डेटर में चला जाएगा, कितना बैलेंस आपका ड्यू हो गया होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही। उसको सॉल्व करते हैं। 1,50,000 प्लस 91,50,000 रुपीज। तो 91,50,000 रुपीज आपका इधर आ गया। उसका क्लोजिंग डेटर्स आपको 50,000 के गिवन है, तो इसका मतलब आपको टोटल 90 लाख रुपए कैश में रिसीव हो गया होगा। तो 90 लाख नहीं, 91 लाख, इसका मतलब आपको टोटल 91 लाख जो है वो आपको कैश में रिसीव हो गया होगा। क्या आपके आंसर में भी यही है? आंसर में यही रहेगा, और तो कुछ आने की बात ही नहीं है। लेकिन ये तो कह रहा है, अच्छा एक सेकंड छोटी सी बात, एक गुड्स रिपोजेस वाला पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं। गुड्स रिपोजेस वाला पॉइंट हम लोग मिस कर रहे हैं, वेरी वेरी सॉरी। तो गुड्स रिपोजेस की बात करते हैं। इसको मैं रब कर दूं, इस वाली चीज को आपको समझ आ गया, ठीक है? चलो इसकी कैलकुलेशन रब कर दी। अब जो गुड्स रिपोजेस हुई है उसकी बात कर लेते हैं। गुड्स रिपोजेस के बारे में कहता है टू कंप्यूटर्स which six installments were due and one installment not yet due has to be repossessed मतलब कि 6 कंप्यूटर्स ऐसे हैं, 2 कंप्यूटर्स ऐसे हैं, 2 कंप्यूटर्स ऐसे हैं जिनकी 6 इंस्टॉलमेंट्स तो ड्यू हो गई है और एक इंस्टॉलमेंट अभी भी ड्यू नहीं हुई। जो बेटा जी ड्यू होगी, जो इंस्टॉलमेंट ड्यू होगी वो तो यहां से उठ के यहां पे पक्का चली जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। और जो ड्यू नहीं हुई वो यहीं पे पड़ी हुई है। तो कहने का मतलब इसकी बैलेंसिंग फिगर मैंने थोड़ी सी गलत लगा ली। जो ड्यू नहीं हुई उसको यहाँ पे गुड्स रिपोजेस, अरे हमने जब बड़े क्वेश्चंस करे थे तो एचपी स्टॉक में वो वाली वैल्यू डाली थी ना, जो गुड्स अभी ड्यू ही नहीं हुई और रिपोजेस हो गई, तो यहाँ से उसको उठाते होते थे 10,000 रुपए। तो 12 लाख 1 करोड़ ये बन गया 90 लाख, 91,50,000, उसमें से 1 लाख निकाल दो, 90,50,000 रुपए। तो यहाँ पे 90,50,000 रुपए। उसके बाद यहाँ पे भी कुछ गुड्स रिपोजेस का बैलेंस आएगा। तो वो गुड्स रिपोजेस का बैलेंस कितना आएगा? 2 × 6 × 5,000, 30,000, 60,000। तो टोटल इसका मतलब गुड्स रिपोजेस कितनी हुई? 10 और 60 70,000 रुपए। चलो 70,000 की गुड्स रिपोजेस हुई है और उसकी क्लोजिंग वैल्यू कहीं पे दी हुई है। हाँ, गुड्स इज वैल्यूड एट 50% ऑन कॉस्ट, 50% ऑन कॉस्ट। अब ध्यान से सुनना, गुड्स रिपोजेस तो 60,000 आ गई, बट याद रखना ये सेलिंग प्राइस के ऊपर है, डिवाइडेड बाय 125 × 25, 5 12,000 मैंने निकाल दिया, तो उसकी कॉस्ट कितनी होगी? 48,000। 48,000 को 50% पे रिकॉर्ड करा गया, मतलब कि 24,000 में रिकॉर्ड करा। अब इससे आपकी कैश की फिगर थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। कैश की फिगर में इधर आपको दोबारा बता देता हूं। तो वर्किंग नोट में रहते मैंने जस्ट कुछ नहीं करा, मैंने एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करा है। जो ड्यू नहीं हुई और जितने क्लोजिंग डेटर्स है, जो बच गया वो मेरा ड्यू होगा। ये रहते 91,40,000 है, कैलकुलेशन थोड़ी गड़बड़ होगी। 91,40,000 इधर भी आ जाएगा 91,40,000। अब 91,40,000 में से अगर मैं 50,000 निकाल दूं और 60,000 निकाल दूं तो 9030 जो है वो आपको कैश रिसीव होगा। तो इसके अंदर प्लस मैंने प्लस अब वर्किंग मैंने डायरेक्टली उधर से लिखा दी ना, तो 9030 सर जो आपको अलग से डाउन पेमेंट रिसीव हुई थी, मैंने कहा जो भी डाउन पेमेंट भी रिसीव हुई थी वो 91,40,000 के अंदर इंक्लूड है ना। टोटल इतने की सेल करी, उसमें से इतना ड्यू हो गया, यहां से यहां आया, और जो बैलेंस की फिगर है टोटल कैश रिसीव हुआ। इस 9,30,000 में ही, इस 90,30,000 में ही 240 × 10,000 है, प्लस जो बैलेंस बचा वो दैट्स। इसके बाद आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर लेना। आपका प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट हो जाएगा। 31 क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट था, तो कॉम्प्लिकेट तो कुछ नहीं था राधे, कॉम्प्लिकेट थोड़ा था, मैं कॉम्प्लिकेट तो इसको बोल लूंगा नहीं, मैं बोलूंगा कि इस बड़े क्वेश्चन में मुझे छोटे क्वेश्चंस की फिगर्स को पिक करना है, तो छोटे क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे मैंने क्या पिक करा? गुड्स रिपोजेस जो ड्यू होगी वो यहाँ से उठ के यहाँ तो आ रखी होगी,
और ये बैलेंसिंग फिगर में वो यहाँ से उठ के यहाँ पे आ रखे हैं, और जो ड्यू होगी उसको डेटर से उठा लिया, जो ड्यू नहीं हुई उसको एचपी स्टॉक से उठा लिया। ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है बट आप इसको समझने की कोशिश करना। फिर भी प्रॉमिस है आपका कि अगर आपको नहीं समझ आया तो मुझे बताना, फिर मैं वापस देखो, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आएगा ना तो आप मुझे फ्रैंकली बता देना। तो नहीं समझ आने का मतलब ये है कि हमारे जो बेसिक्स है ना वहां पे प्रॉब्लम है। तो मैं आपको ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसके जो क्वेश्चंस है वो दोबारा से सॉल्व करवा दूंगा, और उसके बाद जब मैं ये क्वेश्चन करवाऊंगा फिर देखना आपको बहुत आसान लगेगा। दूसरी बात, इस पूरे क्वेश्चन में मैंने वही वाली फिगर्स को पिक करा है जिसका डबल इफेक्ट नहीं होता। जैसे सपोज करो मैं बात करता हूं गुड्स रीपोजेस की, ये मैंने खाता बना लिया गुड्स रीपोजेस का, 10,000 इधर से इधर आ गया, 60,000 इधर से इधर आ गया, इसको मैंने कहीं पे डाला ही नहीं क्योंकि डबल इफेक्ट हो। उसके बाद जितना नुकसान हुआ वो यहां से निकल के एचपी एडजस्टमेंट में चला गया, उसको भी मैंने कहीं पे भी नहीं डाला। जो क्लोजिंग गुड्स रीपोजेस बची उसका कोई डबल इफेक्ट नहीं हुआ। वो जो सीडी है ना, सीडी को ही मैंने उठा के यहां पे लिखा, सीडी को ही मैंने उठाकर यहां पर लिखा। सीडी कैसे निकाला सर आपने? तो क्वेश्चन ने बोला कि गुड्स रीपोजेस जो है टोटल, एक सेकंड, टोटल गुड्स रीपोजेस 60 और 10 70,000 की है। अरे यार मैंने यहां पे 60,000 लिख दिया गलती से, आई एम सॉरी, 70,000। तो 70,000 को 125 से डिवाइड करो और 25 से मल्टीप्लाई करो, 70,000 बेटा जी गुड्स रीपोजेस है, याद रखना। लेकिन वो गुड्स रीपोजेस का क्लोजिंग बैलेंस है, सेलिंग प्राइस के ऊपर गुड्स रीपोजेस की बना वो आपको 70,000 रुपए जो है, 70,000 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 25, तो 14,000 रुपए निकाल दो। 70,000 रुपए में से 14,000 रुपए निकाल दो, पीछे कितना बच गया? 56,000। 56,000 डिवाइड बाय 2 कर दे तो गुड्स रीपोजेस मेरे ख्याल से 28,000 की आएंगी। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्वेश्चन देख लो, गुड्स रीपोजेस की लाइन यही है ना, हाँ, 2 कंप्यूटर जिसके ऊपर 6 इंस्टॉलमेंट्स है, वन नॉट ड्यू। 2 कंप्यूटर जिसके ऊपर 6 इंस्टॉलमेंट है, एक इंस्टॉलमेंट 5,000 की है, 30,000 इंटू 2 60,000, और 1 इंस्टॉलमेंट नॉट येट ड्यू, अभी ड्यू नहीं हुई, वो ये वाली वैल्यू होगी। ठीक है, 10,000, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब आप लोग इस क्वेश्चन का प्रॉफिट निकाल लेना, फिर भी कोई दिक्कत होगी तो मुझे बताना। ठीक है, उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2424 पे। चलिए इसको रन कर दो मैं। ठीक है सर, समझ में आ गया हमें। राजे पिक्चर्स सेंड जरूर कर देना। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। 24 में आपको क्वेश्चन दे देना। 24th क्वेश्चन में ना आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है। अब जो आपको ट्रायल बैलेंस गिवन है ना, कुछ नहीं करना। ट्रायल बैलेंस से आपको क्वेश्चन ने डिमांड करी बेसिकली एचपी ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की। एचपी ट्रेडिंग अकाउंट तो राजे एग्जैक्टली उसी तरीके से बनता है जैसे हमने पहले बनाया, कोई दिक्कत नहीं है। साथ में बनाना है आपको हायर परचेज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राजे बहुत ही आसान कांसेप्ट है ये, तो कोई दिक्कत नहीं है। और लास्ट में आपको बनानी है बैलेंस शीट। ये वही क्वेश्चन है जिस क्वेश्चन में जैसे हम लोग प्लस 1 में फाइनल अकाउंट्स नहीं बनाते होते थे, वही है। बस मैं आपको ये बता देता हूँ, एचपी ट्रेडिंग में जो सेल्स होती है ना बेसिकली वो आती है बाय कैश रिसीव्ड, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा। और जो भी आपका शॉप स्टॉक होएगा वो आपका ये क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, ब्रैकेट में लिख देता हूँ शॉप स्टॉक। जो स्टॉक हमारे पास हमारा ही है, और जो स्टॉक हमारा है लेकिन वो कस्टमर के पास है, दिस इज नोन एज एचपी स्टॉक। है तो हमारा ही स्टॉक ना, ठीक है। इसी तरह ओपनिंग स्टॉक भी आएगा अगर आपके क्वेश्चन में होएगा शॉप स्टॉक, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा है। अगर कोई भी ओपनिंग बैलेंस है और अगर आपके पास ओपनिंग हायर परचेज का स्टॉक है। राजी एक चीज याद रखना कि और जो भी हमने परचेजेस भी करी हुई, जो भी स्टॉक की परचेज वगैरह भी करा होगा वो भी इधर आ जाएगा, क्योंकि प्रॉपर पूरे का पूरा बनना ना ट्रेडिंग की बैलेंस शीट। एक चीज याद रखना, आप एचपी स्टॉक को अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर लिखोगे तो उसका स्टॉक रिजर्व इधर डालना पड़ेगा, और इस एचपी स्टॉक को अगर सेलिंग प्राइस के ऊपर लिखोगे तो इसका स्टॉक रिजर्व ऑपोजिट साइड डालना होता है, हमें पता है।
आप एक और काम कर सकते हो, रेदर देन कि इसको सेलिंग प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड करो, आप इसको डायरेक्टली कॉस्ट के ऊपर भी रिकॉर्ड कर सकते हो, फिर इधर स्टॉक रिजर्व डालने की जरूरत नहीं है जैसे पिछले क्वेश्चन में। तो एचपी स्टॉक को कॉस्ट प्राइस के ऊपर डायरेक्टली रिकॉर्ड कर लो, तो इस साइड स्टॉक रिजर्व डालने की भी जरूरत नहीं है। फिर क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को ले जाना एचपी पी&एल में, तो यहां से आपका नेट प्रॉफिट आ जाएगा। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के थ्रू हमें बेटर समझ आएगा। सबसे पहले तो हम लोगों को कैपिटल गिवन है। अब आपको पता ही है कैपिटल जो होती है वो तो बैलेंस शीट में आती है। कितने रुपीस की कैपिटल गिवन है, 4 लाख रुपए। ओके, उसके बाद आपको गिवन है फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स आपको पता ही है बैलेंस शीट में आते हैं, तो फिक्स एसेट्स कितने रुपए के, 40,000 रुपए। उसके बाद ड्राइंग्स। ड्राइंग्स आपको सबको पता कैपिटल से माइनस होती हैं। कितने की ड्राइंग्स है टोटल, 16,000 रुपए, यहां से माइनस हो जाएंगे। उसके बाद सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स 78,400। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट आपकी लायबिलिटी होता है, ये भी आपको पता ही है। बैंक ओवरड्राफ्ट 70, मेरे ख्याल से क्रेडिटर्स जो थे ना 66,400 थे, और जो बैंक ओवरड्राफ्ट है वो 78,400 का है। उसके बाद कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर्स से आपको जितना भी कैश रिसीव हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपने डायरेक्टली इधर डाल देना। जितना भी आपको कैश रिसीव हुआ 306,000, 306,000, ये वो अमाउंट है जितना आपको कैश रिसीव हो गया डेटर से। ठीक है, बैंक इंटरेस्ट है, ये आपका एक्सपेंस है, तो पी&एल में डाल देंगे इंटरेस्ट की अमाउंट, खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस में आ जाएगा। सैलरीज एंड वेजेस आपका खर्चा है, 51,200 रुपए का सैलरी आ जाएगा। जनरल एक्सपेंसेस आपका एक्सपेंस है 22,000 रुपए, 22,000 रुपीज, बस टैक्स। उसके बाद ऊपर वाला पैराग्राफ रीड करते हैं। कहता 1 अप्रैल को उसने बिजनेस शुरू करा, कोई दिक्कत नहीं है, ये सारा कुछ है। सेलिंग प्राइस जो वो 600 रुपए की है, और 120 रुपए आपको इमीडिएटली देने पड़ते हैं। ध्यान से सुनना, कोई भी चीज बेचता हो तो उसकी सेलिंग प्राइस 120 रुपए है, 120 सेलिंग प्राइस 600 रुपए, 120 रुपए डाउन पेमेंट करनी पड़ेगी, तो पीछे रह गया 480 रुपए। 480 की 60 इंस्टॉलमेंट, 60 into 8, 480 की इस तरीके से इंस्टॉलमेंट बन जाएगी। ठीक है, कॉस्ट, जो कॉस्ट है ना, कॉस्ट 600 रुपए की जो कॉस्ट है वो 400 रुपए, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे कहते 1700 सेट्स वर सोल्ड, 1700 सेट आपने सेल करे ड्यूरिंग द ईयर। ओके, नीचे वाले पैराग्राफ में लिखा हुआ ना कि आपने जो परचेज सेल करे वो 1700 सेट सेल कर दिए, 1700 आपने सेल कर दिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, आपने परचेज कितने करे सर, परचेज की अमाउंट आपको ट्रायल बैलेंस में गिवन है, आपने लिखनी भूलनी। परचेज की अमाउंट 7,20,000 आपको गिवन है, ये परचेज कॉस्ट के ऊपर है जो मैंने खरीदा। अब ध्यान से सुनना, अगर 7,20,000 रुपए टोटल कॉस्ट है और एक सेट 400 रुपए का है, तो मैंने कितने सेट खरीदे होंगे, तो आपको पता मैंने कितने सेट खरीदे होंगे, 1800 सेट मैंने खरीदे थे। 1800 में से 1700 मैंने सेल कर दिए, जो बच गए 100 सेट बच गए, तो 100 सेट्स की क्लोजिंग स्टॉक, दिस इज योर शॉप स्टॉक, ये वो स्टॉक है जो आपके हाथ में है और आप ही की दुकान पे पड़ा हुआ है, दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है सर, ये भी बात हमें समझ में आ गई। आपने 1700 सेट तो बेच दिए थे, नीचे रहते डेप्रिसिएशन और बैंक इंटरेस्ट की बात करें, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन क्योंकि एडजस्टमेंट्स में तो आपको पता ही है फिक्स एसेट से माइनस हो जाएंगे, और डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस बन जाएगा 2,500 रुपए, और उसके बाद बैंक इंटरेस्ट आपकी लायबिलिटी में ऐड हो जाएगा, साथ में आपका वो खर्चा भी खर्चों में भी ऐड हो जाएगा 400 रुपीज। ठीक है, अब मुझे बेसिकली क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए क्या, मुझे शॉप स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, वो जीरो है। एचपी स्टॉक का ओपनिंग बैलेंस चाहिए, वो जीरो, क्योंकि कहीं पर क्वेश्चन में बताया नहीं हुआ पहली बार, और दूसरी बात ये तो नया नया बिजनेस शुरू हुआ है, ये तो क्वेश्चन में जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं इस बिजनेस का पहला साल है, इसके पास तो कोई ओपनिंग स्टॉक होएगा भी नहीं। बिल्कुल सही सर, क्योंकि बिजनेस ही अभी नया नया शुरू हुआ है। तो बेसिकली हमें चाहिए इसकी क्लोजिंग वैल्यू, अगर इसकी क्लोजिंग वैल्यू आ जाए तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी आ जाएगा।
क्लोजिंग वैल्यू कैसे निकाली जाएगी? आपने 1800 परचेज करे थे वो डाल दिया, जितना कैश रिसीव हो गया वो डाल दिया, और सेल कितने करे। जरा एक काम करते हैं, एचपी स्टॉक अकाउंट बनाने की कोशिश करते हैं। आपने कितने सेट सेल करे? 1700। तो सेल प्राइस कितनी है? 1700 इंटू 600। 1700 तो मैंने सेल कर दिया ना, तो एक की जो सेलिंग प्राइस होती है वो 600 रुपए होती है। तो 1700 इंटू 600, 10,20,000 रुपए आपने इतने में सेल कर दिया। दिस इज योर एचपी स्टॉक। उसमें से आपको इमीडिएटली 600 इंटू 120 रुपए तो आपको कैश में रिसीव हो जाएगा, बिल्कुल, क्योंकि ये तो इमीडिएटली रिसीव हो जाएगा ना। एचपी स्टॉक से ड्यू होकर डेटर में चला जाएगा और डेटर में जाकर उसको रिसीव कर लेना। 72,000। उसके बाद व्हाट इज दिस? दिस इज योर सोल्ड। ये जो आपका इमीडिएटली ड्यू हो गया, अब मुझे दो फिगर्स चाहिए यहाँ पे, जो और अमाउंट ड्यू हुई है और जो बैलेंस बच गया। अब ये कहां से निकालूं? इसमें क्वेश्चन में कहीं और इंफॉर्मेशन में कुछ दिया हुआ है, जरा देखते हैं। क्वेश्चन की कोई इंफॉर्मेशन में कुछ और गिवन हो, कुछ और गिवन हो। रजे देखो, मुझे तो पता चल गया हम कैसे करें, बट आप थोड़ा सा सोचो, कहीं क्वेश्चन की कोई ऐसी इंफॉर्मेशन है जिससे आपको ये पता चल जाए कि कितना एचपी स्टॉक आपके हाथ में बच गया, मतलब कि ये वो एचपी स्टॉक है। ऐसी कौन सी वैल्यू है जो स्टॉक तो मेरे पास नहीं है लेकिन वो स्टॉक मेरा भी है। एचपी स्टॉक का बेसिकली मुझे क्लोजिंग फिगर चाहिए। एचपी स्टॉक का बेसिकली मुझे क्लोजिंग फिगर चाहिए। तो मुझे कोई बता सकता है इसका क्लोजिंग फिगर क्या है? एचपी स्टॉक का क्लोजिंग फिगर चाहिए। लगाओ दिमाग, मुझे तो पता चलेगा कि कैसे करना है। एक लाइन लिखी हुई है, वहां पे सारा कुछ क्लियर है, आप अपना अपना दिमाग लगाओ। एक लाइन में आपको और रीड करके बताता हूं, नहीं ये वाली नहीं, हाँ जी बोलिए बेटा, कुछ समझ में आ रहा है? चलिए सर, हमें कुछ नहीं समझ आया बेटा जी। मैंने कहा जो हमने पहले लिखा हुआ ना, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़नी थी। ध्यान से सुनना, इसकी तो हमें जरूरत ही नहीं पड़नी थी। इसको मैंने रब कर दिया 2 मिनट के लिए। अब क्वेश्चन में ध्यान से देखो, आपने टोटल 1700 सेल करे 600 रुपए के हिसाब से। टोटल जो सेल है वो आपकी 1700 की है इंटू 600 के हिसाब से 10,20,000 रुपए की। उसमें से जितना भी इनिशियली ड्यू हो गया या जितना भी हम लोगों को बाद में रिसीव, कुल मिला के आपको कैश रिसीव गिवन है कि इतना आपको कैश रिसीव हो गया। तो इतना अभी ड्यू ही नहीं हुआ, जिस वजह से वो रिसीव नहीं हुआ। तो सर ड्यू हो रखा हो, मैंने कहा अगर ड्यू हो रखा होता तो डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस होता, वो है नहीं। तो 10,20,000 में से 3,06,000 निकाला, तो 10 में से 3 निकाला 7,14,000 बनेगा मेरे ख्याल से। 7,14,000। दिस इज योर एचपी स्टॉक क्लोजिंग। अब या तो 7,14,000 को इधर लिख दो और उसका स्टॉक रिजर्व ऑपोजिट साइड डाल देना, या फिर एक काम करो 7,14,000 जो है ये एचपी स्टॉक है ना, दिस इज योर सेलिंग प्राइस। अब 7,14,000 जो है दिस इज योर सेलिंग प्राइस, और एक की सेलिंग प्राइस 600 है, तो कॉस्ट कितनी है? 400, क्योंकि 400 वाली चीज 600 में बेचता हूं ना। 7,14,000 अपने आप में सेलिंग प्राइस है, तो इससे आप अपनी उसकी कॉस्ट भी निकाल सकते हो। तो कॉस्ट आ गई 476,000, तो 476,000 आप डायरेक्टली यहां पे, इससे अपने हाथ में क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, तो सर आपने वो स्टॉक रिजर्व वाला स्टेप क्यों नहीं करा? मैंने कहा मैं कर देता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आपको ट्रेडिंग पीएनएल बनाना होता ना तो उसमें स्टॉक रिजर्व को बार-बार नहीं लेके आते, तो सारा क्वेश्चन कॉस्ट के ऊपर ही लेके चलते हैं हम लोग। थोड़ा सा आज मैं ये बोलूंगा, जिस बच्चे को कम समझ आए ना वो मुझे बता देना,
क्योंकि आज की क्लास में मैं ये मान के चलता हूँ कि हमें पिछली क्लासेस बहुत अच्छे से क्लियर है, तभी आज की क्लास में उस हिसाब से ले रहा हूँ। फिर भी कोई डाउट होगा तो राजा मुझे प्लीज बताना, शर्म मत करना कि आपको डाउट नहीं बताना। तो राजा मेरे हाथ में जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो 24,300 रुपये आ रहा है, चेक करने दो। 24,300 रुपये 102 बिल्कुल 24,300 रुपये। कौन सा क्वेश्चन था ये? 24th ना। मेरे हाथ में इसके प्रॉफिट्स की फिगर्स गिवन नहीं है, मेरे पास वो पिक्चर ही नहीं है जिसके अंदर प्रॉफिट लिखा हो। ग्रॉस प्रॉफिट तो 102,000 है, बट ग्रॉस प्रॉफिट से अगले वाला जो पेज है ना वो मेरे मोबाइल में नहीं है। अब अगले वाला पेज अगर मेरे मोबाइल में नहीं है तो फिर कैसे होगा? चलिए, तो फिलहाल ब्रदर मेरे हिसाब से जो आपका नेट प्रॉफिट है वो 24,300 आना चाहिए। वो आप अपनी अपनी नोटबुक पे चेक कर लेना कि आपका आंसर 24,300 आ रहा है। ठीक है, अब कोई डाउट होगा तो मुझे इस क्वेश्चन में आप जरूर लिखना। ठीक है, बस इस कॉन्सेप्ट में इतना ही है जो हमने क्वेश्चंस कर दिए। उसके बाद नया कॉन्सेप्ट है। नया कॉन्सेप्ट राजे बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। अब जो नया कॉन्सेप्ट है ना उसकी दो क्लासेस चाहिए मुझे, एक क्लास आज और एक क्लास उससे अगली, उसके बाद हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा। अब क्या दिक्कत क्या है इसमें? अब जो अगला कॉन्सेप्ट है, सपोज करो ए ने बी को कोई भी चीज सेल करी, तो ए पता क्या बोलेगा? ए बोलेगा मशीन गई और बी से पैसा लेना है, और बी क्या बोलेगा? मशीन आई और ए को पैसा देना। वेरी वेरी सिंपल, और तो कुछ भी नहीं। इस कॉन्सेप्ट की जो अच्छे क्वेश्चन है, इस कॉन्सेप्ट के जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं ना वो हम अगली क्लास में करने वाले हैं। उसमें आ जाएगा गुड्स रिपोजेस का पॉइंट साथ में आएगा, यहां पे गुड्स रिपोजेस साथ में नहीं चलेगी, बस ये प्रॉब्लम है। ए ने सेल करी है तो ए अपनी बुक्स में डालेगा बी अकाउंट डेबिट टू मशीन। बी ने सेल करी है, अब बी ने परचेज करी है तो बी डालेगा मशीन अकाउंट डेबिट टू ए, पहली बात। फिर मशीन किसके पास है? बी के पास, तो बी साथ में एक और एंट्री डालेगा डेप्रिसिएशन की, डेप्रिसिएशन टू मशीन, डेप्रिसिएशन उसका खर्चा और उसने किसको देना? मशीन के नाम से डाल देना। दैट्स इट, वेरी वेरी सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अच्छा, फिर क्या होगा? कभी कभार क्वेश्चन हम लोगों को ये भी बता देगा कि बी जो है, बी ने जो भी मशीन परचेज करी है उस मशीन की अमाउंट के ऊपर उसने इंश्योरेंस करवा दिया। जब वो इंश्योरेंस करवा लेता है तो बी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इंश्योरेंस उसके लिए खर्चा, और इंश्योरेंस खर्चा है तो अगर उसने पे कर दिया तो कैश के नाम से डाल दूंगा, अगर उसने ए से इंश्योरेंस करवाई है तो वो इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू ए डाल देगा। इंश्योरेंस तो बी का खर्चा ही है, खर्चे को तो वो डेबिट ही करेगा। अब अगर उसने पे कर दिया तो कैश के नाम से डाल दूंगा, अगर उसने ए को देना है तो ए के खाते में डाल देंगे। चलिए जरा देखते हैं क्वेश्चन, पहले इसकी एंट्री समझ लो। अगर सब बच्चों को ये एंट्रीज, अरे मैं इसको क्या समझाऊं, ये तो बिल्कुल बेसिक एंट्रीज हैं, ठीक है, इसको नहीं मैं समझाने वाला हूं क्योंकि क्या समझाऊंगा, ये कुछ है ही नहीं समझाने वाला। ये सेल की एंट्री है, ये परचेज की एंट्री है, डेप्रिसिएशन की और ये इंश्योरेंस की। इसी एंट्री के बेसिस के ऊपर, इन्हीं एंट्रीज के बेसिस के ऊपर मुझे क्वेश्चन ढूंढने दो मुझे 2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व करना है। तो रजे 12th क्वेश्चन मैं बोर्ड पे नहीं सॉल्व कराऊंगा, मैं आपको ऑरली सॉल्व करवा देता हूं। आप एक काम करो, सारे बच्चे ना पेंसिल पकड़ो, पेंसिल पकड़ो और साथ में बुक रख लो ताकि टिक मार्क करते रहना। कहता है दिल्ली इंजीनियरिंग वर्क्स परचेज ए मशीन ऑन हायर परचेज सिस्टम। कैश प्राइस जो है वो 64,000 का है और डिपॉजिट हमने 64,000 उसी टाइम कर देना है और बाकी जो है 14,400 रुपए की 4 इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगे। इन एडिशन इंटरेस्ट इज टू बी पेड एट 9%, 7% ईयरली बैलेंस, 7% ऑन ईयरली बैलेंसेस एंड द परचेजर इज टू पे सेलर द इंश्योरेंस। लो जी, इंश्योरेंस तो क्वेश्चन नंबर 12 में ही आ गया। अब दिल्ली इंजीनियरिंग वर्क वालों ने इस मशीन को परचेज करा है। अब दिल्ली वाला जो बंदा है वो जब मशीन को परचेज करेगा तो दिल्ली वाला बंदा क्या एंट्री डालेगा? दिल्ली वाला बंदा एंट्री डालेगा मशीन अकाउंट डेबिट टू, जिससे खरीदा है। अगर तो उसका नाम गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन है तो वेंडर डाल। अब दिल्ली वाले बंदे ने मशीन खरीदी तो उसने एक एंट्री डाली मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर। तो आप अपने अपने सॉल्यूशन में देखो, जनरल एंट्री अपने माइंड में रखो मशीन अकाउंट डेबिट टू वेंडर, तो वेंडर के खाते में क्या आ जाएगा? बाय मशीन।
और इमीडिएटली मैंने डाउन पेमेंट कर दी। डाउन पेमेंट की एंट्री क्या होगी, वेंडर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो वेंडर के खाते में देखो टू कैश, पहले दिन ही 6400 का कैश लग गया। उसके बाद आपने 7% का इंटरेस्ट भी देना है अपने आउटस्टैंडिंग बैलेंस के ऊपर। देखो ना मशीन कितने की, 6400 की, 6400 में से 64000 की, 64000 में से 6400 तो मैं उसी टाइम दे देता हूं और बाकी जो है वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में देता हूं। लेकिन क्वेश्चन ने क्या बोला कि बाकी जो है हर साल तुझे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट उसी के ऊपर लगेगा जो अमाउंट आउटस्टैंडिंग है। अब ध्यान से सुनना, 64000 की मशीन खरीदी, 6400 उसी टाइम पे कर दिया, तो पीछे कितना बैलेंस बचा, पीछे बैलेंस बचा 57600। अब 57600 के ऊपर 7% का पूरे साल भर का इंटरेस्ट लगेगा, क्योंकि पेमेंट एक साल के बाद होगी ना। इधर देखो, अगर मैंने एक मशीन यहां पे खरीदी 64000 की, उसमें से 6400 तो मैंने उसी टाइम पेमेंट कर दी, तो आउटस्टैंडिंग पेमेंट कितनी रहेगी 57600। अगली पेमेंट करनी है इस साल के एंड पे, हर साल के एंड पे पेमेंट होती है, तो साल भर 57600 के ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा। तो बी दिल्ली वाला जो है वो क्या बोलेगा, इंटरेस्ट मेरा खर्चा और उसने तो ए को ही देना है ना, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ए, तो ए के खाते में बाय इंटरेस्ट आ जाएगा 57600 के ऊपर 7%। अब मैंने पेमेंट करनी है, दिल्ली वाला जब पेमेंट करेगा तो पेमेंट की एंट्री वो क्या डालेगा, पेमेंट की एंट्री क्या डालेगा, ए अकाउंट डेबिट टू कैश। जितनी भी पेमेंट करनी है उसको पेमेंट कर देगा। अब पेमेंट में कितना आएगा रजे, 64000 में से 6400 माइनस कर दो, 57600 रह गया, उसको डिवाइड बाय 4 कर दो, क्योंकि उसको 4 इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है आपने। तो डिवाइड बाय 4 करके जो भी अमाउंट आएगा वो, और साथ में जितना आपने इंटरेस्ट कैलकुलेट करा। आपको पता है 57600 को डिवाइड करके 4 से आपका अमाउंट आता है 14000 रुपए। तो 14000 के वो तो आपकी अभी 14400 रुपए, वो तो आपकी अभी प्रिंसिपल की पेमेंट हुई है, साथ में इंटरेस्ट की पेमेंट भी कर देना। आप देख सकते हो टू बैंक में लिखा हुआ है। मतलब कि कहने का मतलब ये, जिसको जर्नल एंट्री नहीं समझ आ रही ना, उसका मतलब ये है, उसके लिए मैं एक ही चीज बोलूंगा कि जो भी मशीन खरीदी वो आ जाएगी, जितना भी इंटरेस्ट लग गया वो आ जाएगा, अगर कोई इंश्योरेंस है वो आ जाएगा, जितनी भी पेमेंट करनी इधर आ जाएगी। दैट्स इट। आप अपने क्वेश्चन में देख सकते हो, मशीन खरीदी 64000 की, 6400 उसी टाइम पेमेंट कर दिया, थोड़ा सा इंटरेस्ट लग गया, थोड़ा सा इंश्योरेंस लग गया, फिर पेमेंट कर देनी, और जो बचा उसको सीडी कर देना। सीडी को लाके अगले साल ब्रॉड डाउन बीडी में आपने लिख देना है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इंश्योरेंस का चार्जेस भी लगेगा 0.25% ऑन द आउटस्टैंडिंग बैलेंस। तो आपका आउटस्टैंडिंग बैलेंस 57600 रुपए, उसके ऊपर 0.25% 0.25 बाय 100, 25 पैसा लिखा हुआ है ना, 25 पैसे का मतलब 0.25 होता है, ठीक है। चलिए 0.25 बाय 100, तो इसका इंश्योरेंस भी डालना, वो सॉल्व कर देना। अब जो सीडी है वो अगले साल का ब्रॉड डाउन है, तो राजे अगले साल जो अमाउंट है उसके ऊपर फिर से 7% इंटरेस्ट लगा दो, उसके ऊपर फिर से इंश्योरेंस लगा दो और पेमेंट सर्विस से कर दो। चलिए सर हमें ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर है, क्वेश्चन नंबर 12 क्लियर है, आप सॉल्व कर लेना खुद इसको। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। सर एक बार 11 भी करवा दो तो मजा आ जाएगा, क्योंकि ये बड़ा ही आसान सा टॉपिक है। चलिए आपने एक मशीन ट्रैक्टर खरीदा 176 का, तो राजे एक्स लिमिटेड ने परचेज करा है, तो एक्स क्या बोलेगा, ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू वाई, और वाई क्या बोलेगा, एक्स अकाउंट डेबिट टू ट्रैक्टर। तो अगर मैं बात करूं एक्स लिमिटेड की, तो एक्स लिमिटेड ने तो ट्रैक्टर लिया है, एक्स लिमिटेड ने तो ट्रैक्टर लिया है, तो एक्स लिमिटेड के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज और होंगी, वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्रीज और होंगी। सबसे पहले हम लोग वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो वाई तो बोलेगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपना x के पॉइंट ऑफ व्यू से, x ने लिया ना, x के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करते हैं। तो x के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करता है, तो x ने एक एंट्री डालनी है ट्रैक्टर लेने की। ट्रैक्टर आ गया किससे, आ गया दिल्ली वाले से, ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली, तो दिल्ली के खाते में क्या आ जाएगा, बाय ट्रैक्टर। जैसे पिछले क्वेश्चन में मैं वेंडर कर रहा था ना, वेंडर, इस क्वेश्चन में आपको दिल्ली वाले का नाम गिवन है कि आपने दिल्ली से लिया है, तो आप क्या एंट्री डालोगे, ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू दिल्ली, तो दिल्ली का खाता बनाना जिसमें आपको बाय ट्रैक्टर लिखना पड़ेगा। ओके, फिर आपने कितने का ट्रैक्टर लिया, 1,76,000। अब अपने अपने सॉल्यूशन में देखो 176 को टिक मार्क करो, दिल्ली फाइनेंस कॉर्पोरेशन अकाउंट में बाय ट्रैक्टर 1,76,000। उसके बाद आपने क्या करना, थोड़ी सी डाउन पेमेंट टू कैश में डाल दो 56,000, बाय वाली साइड पे फिर इंटरेस्ट लगा दो, लेकिन इंटरेस्ट उसी के ऊपर लगना जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट 1,20,000 है, उसके ऊपर 15% लगाओ, पेमेंट करो, सीडी कर दो, बीडी कर दो, क्वेश्चन करो।
और ऊपर दिल्ली वाले ने ट्रैक्टर का खाता भी बना दिया। तो राजा ट्रैक्टर का खाता बनाना तो बहुत ही आसान है, तो उसने ट्रैक्टर का खाता बनाया, तो उसने ट्रैक्टर बोला 64,000 का लिया। अब ट्रैक्टर की लाइफ या फिर उसका कोई डेप्रिसिएशन दिया होगा, हाँ उसका जो डेप्रिसिएशन है वो कितने परसेंट है, 20%। 20% की डेप्रिसिएशन लगा दो, बाकी सीडी कर दो, वेरी वेरी सिंपल, सीडी को ब्रोट डाउन कर दो। अब जो बैलेंस रह गया उसके ऊपर फिर से 20% की डेप्रिसिएशन लगा दो, सीडी कर दो, ये आपका ट्रैक्टर का अकाउंट बन गया, कोई भी दिक्कत नहीं। बस कर दे। क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जस्ट मैंने आपको अगली क्लास का एक ओवरव्यू दिया है, इसको ट्राई करो। फिर क्वेश्चन नंबर 11, 12, 24 एंड 31 चारों क्वेश्चन को सॉल्व करके मुझे पिक्चर दो, फिर मैं आपको अगली क्लास में यही जो अभी हमने क्वेश्चंस करे ना इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे विद द गुड्स रिपोजेस, ठीक है। अब इस बारे इसके क्वेश्चन नंबर 11 और 12 जो है वो आप बच्चों ने खुद ट्राई करना है, तो मुझे बताना है सर 11 और 12 समझ आ गया। राजा मेरा विश्वास करो 11th और 12th बिल्कुल ही बेसिक क्वेश्चन था जो मैंने आपको जल्दी जल्दी में करवा दिया, ठीक है। तो कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताना, अदरवाइज आप लोग अगली क्लास करेंगे। चलिए।